नमस्कार, मैं हूं आदित्य मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन मिरर। आप लोग हर हर शंभू का भजन तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन जब हर हर शंभू का भजन सुनते हैं तो मन ही मन गुनगुनाने लगते हैं और गुनगुनाते गुनगुनाते खुद को रोक नहीं पाते। तो चलिए, हर हर शंभू का ये जो जिसने भजन गाया है वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। अभिलिप्सा पांडा। अभिलिप्सा, नेशन मिरर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अभिलिप्सा, जब ये गाना बन रहा था, ये भजन जब ये बन रहा था हर हर शंभू का, तो ये कैसे रिकॉर्ड हुआ, कब बना, इसके पीछे कितनी मेहनत की, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी? क्योंकि ये आपने इस भजन से आपने पूरे दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। पहली बात तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने ऐसा कहा। और 3 साल पहले रिकॉर्डिंग हुई थी इसकी, अप्रैल 17 2022 को। उन दौरान मैं अपने 12th स्टैंडर्ड में थी, बोर्ड्स की तैयारी कर रही थी और छुट्टियों में घर आई हुई थी। तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, पर सक्सेसफुली ये रिकॉर्ड हो गया। और ये रिकॉर्ड हुई थी जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर में। अप्रैल में रिकॉर्ड हुई और मई 5 को गाना रिलीज हुआ, मई 5 2022 शाम को। और मई 6 से मेरे एग्जाम्स, मेरे पेपर शुरू हो रहे थे, बोर्ड्स के एग्जाम शुरू हो रहे थे। तो मैं पेपर के लिए पढ़ भी रही थी, साथ ही साथ क्यूरियस थी कि गाने को रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल सिंगर या प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो प्रोफेशनली वो मेरा पहला गाना था आप लोगों के लिए। उसके पहले जो गाने होते थे जो मैं गाती थी वो प्रोफेशनली नहीं करती थी, मैं शौक के तौर पे करती थी। लेकिन ये बहुत प्रोफेशनल अप्रोच था मेरी तरफ, तो ये पहला गाना था आप लोगों के लिए। विलिप्सा, ये जो संगीत की दुनिया में आप अचानक आई, जब शुरुआत हुई आपकी, हमने सुना है इसके पीछे आपका परिवार भी बड़ा संगीतकार रहा, खास तौर पर नानी को क्रेडिट है इस पे, क्या है कहानी पूरी? जी, दोनों साइड की फैमिली, या फिर जैसे आप कहें कि या मेरे पापा की साइड की फैमिली हो या माँ की साइड की फैमिली हो, दोनों ही साइड आर्ट और कल्चर में बहुत इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड रहे हैं। सभी काफी टैलेंटेड रहे हैं। मेरी नानी जो थिएटर आर्टिस्ट रह चुकी हैं, मेरे दादाजी उड़ीसा के काफी फेमस गवर्नर्स अवार्डी कथाकार थे। मेरी माँ विशारद है संगीत की और क्या ओडिसी बात, नृत्य की। क्या बात। पापा भी काफी दिलचस्पी रखते हैं इन चीजों में। तो हम में भी कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं हेरिडेटरी रही है। और मैं हूँ चाहे मेरी छोटी बहन हो, हम भी इस लाइन में थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और एज लाइक बाय नाउ मैं गवर्नर्स ट्रॉफी विनर रह चुकी हूँ क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में, एज वेल एज नेशनल की सुरज्योत्सना अवार्डी रह चुकी हूँ। मेरी बहन मेरी कंपोजर है, तो हाँ थोड़ा बहुत करते हैं हम लोग भी। नहीं नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये परिवार का तो प्रेम बहुत बड़ी शक्ति होती है अभिलाषा। एक तरफ बिल्कुल। अभिलिप्सा, आप जो है कह सकती हैं कि सरस्वती का रूप, दूसरी तरफ माँ दुर्गा का रूप, क्योंकि आपके कंठ में एक तरफ सरस्वती हैं और दूसरी तरफ दुर्गा का रूप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जो है कहीं ना कहीं कराटे पे भी मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल आपने जीता है, क्या है? जी, मैं नेशनल की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और ब्लैक बेल्ट होल्डर हूँ कराटे में। ऑल इंडिया कराटे की मैं ब्लैक बेल्ट और मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। और अभी तक शायद 15 से 16 साल हो चुके हैं कराटे से जुड़े हुए। तो हाँ, अच्छा ये लगता है कि मार्शल आर्ट्स जब आप सीखते हैं, पहली बात तो ये सेल्फ डिफेंस में हेल्प करता है आज के डेट में, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली लड़कियों के बिल्कुल। लिए। और दूसरी बात, ये आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देता है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं और हर एक नई चीज की तरफ आपका एक पॉजिटिव अप्रोच रहता है। आप कहीं ना कहीं अब सिंगर तो है ही, कराटे भी आप कहीं ना कहीं सीख सीख कर, और कराटे भी सीखती हैं, कराटे में आप सीख सीख कर जो है गोल्ड मेडल भी ले आई। और बीच बीच में आपकी तस्वीरें जो है पॉलिटिक्स की दुनिया में भी देखने को मिलती है। कहा जाए कि आप राजनीति की एंट्री भी रहती है, कभी
इस पॉलिटिकल कार्यक्रम में आप पहुंचती हैं, कभी कहीं को और। तो मेरा ये मानना है कि क्या लगता है आपको, क्या पॉलिटिक्स भी आपको थोड़ा इंटरेस्ट लेती है पॉलिटिक्स से? और अगर आप लेती हैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, तो आपको क्या लगता है कि जब आप पॉलिटिक्स में जाएंगी तो किस क्षेत्र में काम करना पसंद करेंगी, ये जानना है। देखिए, आज की जनरेशन को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, स्पेशली जो मेरे एज के जो बच्चे हैं, स्पेशली जेन जी हम जिसे टर्म करते हैं, हम्म। उन्हें पॉलिटिक्स में दिलचस्पी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अ, हम देश का फ्यूचर हैं। और जब फ्यूचर, आज का जो प्रेजेंट है जो रेगुलेट कर रहे हैं हमारी कंट्री को, उसके बारे में अगर प्रॉपर नॉलेज रखेंगी तभी हम अपने फ्यूचर में उसके लिए काम कर पाएंगे। वेदर हम पॉलिटिक्स में एक्टिवली इन्वॉल्व हो या फिर एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं भी हो, जो अगर आप सोशल वर्कर्स आप कह सकते हैं, तो पॉलिटिक्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कौन क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और आप जैसे कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स के साथ देखी जाती हूँ, तो जो आर्टिस्ट होते हैं क्योंकि वो हर हम जगह तो कह रहे घुल-मिल हैं कि जाते हैं। आपने अभी आप मध्य प्रदेश आई हुई थी। हमने देखा था जी प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छा एक भजन गाया था, इसलिए हमारा एक प्रश्न उठा। जी, सिर्फ डॉक्टर मोहन यादव जी नहीं, मैं मध्य प्रदेश जब भी आती हूँ, मैंने आपके दोनों चीफ मिनिस्टर्स से मुलाकात की है, दोनों से बातचीत की है, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा पॉलिटिशियंस थे और बहुत ही उम्दा शासक थे। बाकी जितने भी पॉलिटिशियंस से मैं मिली हूँ, उनका विजन, सबका विजन अलग अलग है। और पॉलिटिक्स में एंटर करना ना करना अलग चीज हो जाती है, लेकिन उनका विजन जब पता चलता है कि अच्छा लगता है। इतने बड़े देश के लिए सभी ने कुछ अलग सोच के रखा है, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, तो काफी अच्छा लगता है, देख के भी अच्छा लगता है कि वो चेष्टित हैं कुछ नया करने के लिए इस देश में। और जैसा कि आपने कहा कि पॉलिटिकल लीडर के साथ आर्टिस्ट दिखते हैं, आर्टिस्ट आपको हर जगह दिखेंगे। आप चाहे बिल्कुल। पॉलिटिकल फील्ड हो या स्पोर्ट्स फील्ड हो या कोई भी ये हो, कोई भी जॉनरा हो, कोई भी फील्ड हो, वहां पे आर्टिस्ट आपको दिखेंगे, क्योंकि आर्टिस्ट जो होते हैं वो महक की तरह होते हैं, सुगंध की तरह होते हैं। बिल्कुल। आप डब्बा एक कोई डब्बा खोलेंगे तो महक फैलता है, उसे आप बंद करके नहीं रख सकते, तो वो आर्टिस्ट फैलते हैं, आर्टिस्ट हर जगह पहुंचते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत सही बात कहा कि युवाओं के लिए बहुत जरूरी है कि राजनीति के बारे में उनको जानना होना चाहिए, क्योंकि उससे वो जागरूक होते हैं, एटलीस्ट कहीं ना कहीं उनको जीके उनका स्ट्रांग होता है। लिप्सा से जुड़ा एक सवाल और मेरा है कि पॉलिटिक्स में अगर आप आना चाहेंगे, वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं इसी सवाल को, कि आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? जैसे मैंने कहा, हाँ, मैं जरूर इंटरेस्टेड हूँ पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखना दो अलग चीजें हैं। अगर जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि मैं किस क्षेत्र में काम करना चाहूंगी, सबसे पहली बात तो हमें ये जानना पड़ेगा कि देश में पहले कमी किन चीजों में है, क्योंकि मुझे नहीं लगता बिल्कुल। आज के डेट में जो काम कर रहे हैं, आने वाले कुछ सालों में देश में कमी होगी। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो हम अभी डेवलपिंग फेज में हैं, आने वाले कुछ सालों में हो सकता है हम डेवलप्ड कंट्री हो जाएं। तो डेवलपिंग से जब हम डेवलप्ड हो जाते तो ज्यादा कुछ रहता नहीं है काम करने के लिए, बट स्टिल सबकी अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होती हैं। अ, मैं जरूर चाहूंगी कि जो लड़कियां हैं, सिर्फ लड़कियां ही नहीं, जो हमारी जनरेशन है, जो बच्चे हैं, मेरा बचपन से एक ये रहा है कि जो वृद्धाश्रम और ये ऑर्फनेजेस होते हैं, मैं उन्हें मर्ज कर दूं, ताकि जो पेरेंट्स हैं उन्हें बच्चे मिल जाएं और जो बच्चे हैं उन्हें पेरेंट्स की कमी महसूस ना हो। और ऐसी चीजें करना चाहूंगी कि बच्चे पेरेंट्स से दूर ना जाना चाहें। हमारे कंट्री का नींव है हमारे पेरेंट्स। किसी भी कंट्री की नींव होती है पेरेंट्स, या फिर बड़े होते हैं उसकी नींव। और जब तक बड़े छोटों को असिस्ट करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, तब तक वो जो आगे वाली पीढ़ी है वो ग्रो करती रहेगी और सकारात्मकता बढ़ती रहेगी। तो मैं इस ये में काम करने की कोशिश जरूर करूंगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके कि अगर पॉलिटिक्स में आती हैं आप
तो आप जो है बुजुर्ग वृद्ध के लिए आपने बहुत अच्छा विचार रखा। अब लिप्सा एक सवाल और भी है मेरा कि इस समय इतना बिजी शेड्यूल तो आपका चल ही रहा है, इस बीच आप कोई नया गाना, नया भजन जिसकी तैयारी चल जी, रही हो? बहुत जल्दी आप सभी के सामने बहुत से नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। और मैं आपके माध्यम से ये स्पेसिफिकली बताना चाहूंगी कि मैं रेयर मंत्रों पे काम कर रही हूँ, जो लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं सुना है या उनके सामने नहीं है बहुत ज्यादा। तो मैं उन मंत्रों पे काम कर रही हूँ। जैसे अभी हाल ही में भूतनाथ अष्टकम हमने रिलीज किया था मेरे चैनल पे। तो भूतनाथ अष्टकम, अगर आप ये किसी ज्योतिर्लिंग आपने विजिट किया होगा तो वहां पे सिर्फ एक बोर्ड पे लिखा हुआ होता है, छपा हुआ होता है भूतनाथ अष्टकम। लेकिन भूतनाथ अष्टकम उतनी ज्यादा प्रचलित नहीं है ऑडियंस के ऑडियंस के बीच। तो मैं बिल्कुल, कोशिश करती ओमकारेश्वर हूँ, में मेरी मैंने देखा था। बिल्कुल। जी हमारी टीम कोशिश करती है कि जितने छुपे हुए मंत्र हैं हमारे कल्चर के, जितने रेयर मंत्र हैं, उन्हें हम सामने लाए लोगों के, अपना कल्चर और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। और अभी जैसे आपको पता है कि हमारे श्री जगन्नाथ जी हैं, उनका श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आ रहा है जून में। तो उनके लिए भी काफी कुछ प्लान्ड है। कुछ रीजनल लैंग्वेज में आने वाले हैं, कुछ नेशनल लैंग्वेज में आने वाले हैं, कुछ नेशनल चैनल्स पे आने वाले हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग वेट करें, और जो भी प्रोजेक्ट्स आने वाले वो मेरे दिल के बहुत करीब है। बिल्कुल। अब लिप्सा, जिस तरीके से आपने हर हर शंभू गाने से आप जो ट्रेंड पकड़ा था आपका, जो देश दुनिया में एक आपने दम कह सकती हैं, जो डमरू बजा था हर हर शंभू का, मैं चाहूंगा उसकी एक दो पंक्तियां भजन की आप सुनाएं। जरूर जरूर, सौभाग्य होगा मेरा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा हृदय भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिव महादेव, शंभु 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 शिव महादेव। बहुत 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 बढ़िया, बहुत ही एक अलग ही आवाज है, बिल्कुल सरस्वती कंठ पर विराजमान है। तो लिप्सा, मैं एक चीज से और पूछना चाहूंगा कि आगामी प्लान क्या चल रहा है इस समय, भविष्य को जी, लेकर? अम, भविष्य को लेकर भी प्लान्स काफी ज्यादा हैं। ऐसा नहीं कि जैसे आपने पूछा पॉलिटिक्स हो या कोई भी चीज हो, काफी कुछ करना है। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के चलते मेरे मन में भी कुछ इच्छाएं हैं जो मैं मेरे देश में देखना चाहती हूँ। वो आशा करूंगी कि मैं आगे चल के पूरा कर सकूं। और एज पर नाउ मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनकी चाइल्ड राइट्स एम्बेसडर के तौर पे सर्व कर रही हूँ। तो थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो नाबालिग बच्चे हैं, नाबालिग हैं जितनी भी हमारी कंट्री की, अगर उनके लिए कहीं पे भी कुछ जो योगदान है, अगर मैं उन्हें हेल्प कर सकूं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्प करूं। और मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उनका एम्बेसडर बनना चाइल्ड राइट्स का। और फ्यूचर में भी मैं सिर्फ चाइल्ड राइट्स नहीं, ह्यूमन राइट्स के साथ भी अगर जुड़ पाऊं तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। बट चाइल्ड राइट्स तो खैर नाबालिगों के लिए हो गया। ह्यूमन राइट्स तो थ्रू आउट हमारा लाइफ चलता है। और बाकी है, काफी सारी ड्रीम्स हैं। कोशिश करूंगी और आशा करूंगी कि आगे आने वाले दिनों में आप वो चीजें सच होते हुए देखेंगे। तो हम फिर से बिल्कुल एक बिल्कुल। इंटरव्यू करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी कि ये चीजें मैं सच करती आई हूँ। कोई बात नहीं, बिल्कुल करेंगे। लिप्सा, आप सबकी फेवरेट सिंगर है, मेरा प्रश्न ये है कि आपका फेवरेट सिंगर कौन जी, मुझे हर जॉनरा सुनना पसंद है। मैं सारे जॉनरा सुनती हूँ, और हर जॉनरा में अलग अलग फेवरेट सिंगर्स हैं मेरे। जैसे अगर गजल कहें तो मैं जगजीत सिंह जी को बहुत ज्यादा सुनती हूँ, मुझे काफी पसंद है उनकी आवाज। और गुलाम अली साहब को तो सुनती ही हूँ, वो एवरग्रीन है। पंकज उधास जी मुझे बहुत पसंद है। और अगर भजन में कहें तो भजन में
काफी सारी वॉइसेस हैं। मुझे कविता जी के वॉइस में भजन बहुत अच्छे लगते हैं। अनुराधा जी तो फॉरएवर फेवरेट हैं, और लता दीदी तो हमेशा से ही पसंद रही हैं। अगर बॉलीवुड कहें, जो ओल्ड रेट्रो बॉलीवुड हो गया, उसमें मुझे गीता दत्त जी बहुत पसंद है। और किशोर दा हो गए, या मुकेश जी हो गए, मोहम्मद रफी साहब हो गए, उन्हें सुनती हूँ। महेंद्र कपूर जी को सुनना बहुत पसंद करती हूँ। अब के जनरेशन में हो गए तो सुनिधि चौहान जी को सुनती हूँ। और शंकर महादेवन जी मेरे फॉरएवर फेवरेट रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं क्लासिकल में अजय चक्रवर्ती जी को सुनती हूँ, या बड़े गुलाम अली खान साहब को सुनती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आप कई सिंगरों को आप फॉलो करती हैं जो काफी सीनियर है, काफी माने जाने हैं। अब लिप्सा, जब ये हर हर शंभू गाना भजन ट्रेंड हुआ था, उस समय ये बयान विवादित बयानों में भी बीच में घेरे में आया था। क्या था वो? देखिए, मेरा मानना है, कोई अच्छी चीज आती है तो दो पहलू लेके आती है अपने साथ। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। तो वो उन दिनों कुछ विवाद रहे थे, लेकिन हमने बड़े सकारात्मक तरीके से उन विवादों को टैकल किया था। और विवाद, मेरी तरफ से भी कोई विवाद थे नहीं। तो मेरी तरफ से पूरा क्लियर कट आंसर था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है उन चीजों से। बाकी ऑडियंस को सारी चीजें पता ही हैं। उन्हें पता है कौन सही है कौन गलत है, तो इसके बारे में ज्यादा क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं कि दो पहलू आते हैं। इस तरीके से आप स्टार्टिंग में नानी के बारे में जो हम जिक्र करें, अगर कि नानी जिस तरीके से आपको जो है माला जपते जपते आपको मंत्रोच्चारण के थ्रू जो है सिंग भजन या कह सकते कि सिखाती थी, वो क्या था? थोड़ा सा उसको डिटेल में बताएं। जी, हमारे घर में, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो सुबह शाम पूजा आरती होना कंपलसरी है। सिर्फ हमारे घर में ही नहीं, ये मुझे लगता है हर सनातनी के घर में ही कंपलसरी होता होगा बिल्कुल बिल्कुल। कि सुबह शाम दो टाइम पूजा कंपलसरी है। तो नानी मुझे मंत्र सिखाती थी बैठा के अपने पास। सबसे पहला उन्होंने गायत्री मंत्र सिखाया था। फिर 3 साल की उम्र में मुझे कंठस्थ और मुखस्थ था हनुमान चालीसा। और उसके बाद एक के बाद एक मंत्र सिखाती गई। मेरे नाना जी मुझे कहानियां सुनाया करते थे, महाभारत रामायण के। मेरी माँ सुनाती थी कहानियां। तो उन्हीं कहानियों के बीच, उन्हीं मंत्रों के बीच में पली बड़ी हूँ। दादाजी भी मौका मिलता था तो कहानी सुनाते थे। तो इन चीजों के बीच एक इंटरेस्ट सा आ गया मंत्रों को जानने का, या इन हिस्ट्री, हमारे कल्चर के बारे में। जैसे लोग माइथोलॉजी कहते हैं, हम उसे हिस्ट्री मानते हैं। तो हम किंवदंती नहीं कहते उसको, हम अपना धरोहर कहते हैं उसे। तो उसके बारे में जानने में बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। तो धीरे धीरे, हाँ, अगर कहा जाए नानी बेस है, तो नानी नानी ने शुरुआत की थी इन चीजों की। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें अभिलिप्सा एक बात और है कि आजकल के जनरेशन के जो बच्चे हैं, युवा, कोई युवतियां, बच्चे हों, बच्चियां हों, जिस उम्र में आप थी, कम उम्र से आपने बिल्कुल एकदम ध्यान पूर्वक, एक होता है ना कि बिल्कुल जैसा टीचर बच्चों को पढ़ाता है, उस हिसाब से आपने नानी जी की चीजों को फॉलो किया। बच्चों को, आज की जनरेशन के बच्चों को आप क्या मैसेज देंगी? क्योंकि आप देख रही हैं समाज में जिस तरीके के बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो बस पढ़ लिख लिए, लेकिन जो एक उद्देश्य होता है एक कि हमें भविष्य में क्या बनना है, ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज मैसेज तो खैर क्या ही दूं। हाँ, मैसेज कह सकते हैं आप। लेकिन उनकी बड़ी बहन या छोटी बहन कहें, बहन के तौर पे मैं ये कहना चाहूंगी, पहले हमारी होती थी जॉइंट फैमिली। तो उसमें हम अपने फैमिली के सारे मेंबर्स से घुलते मिलते थे। हमें उनके बारे में पता चलता था, हम कम्युनिकेट करते थे। आज के डेट में प्रॉब्लम्स ये हो जाती हैं कि हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, और उसमें जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हमें बात करने का मौका ज्यादा मिल नहीं पाता है। तो जो चीजें हम सीखते हैं, जो चीजें हमें सीख लेनी चाहिए थी बहुत जल्दी, हमें वो सीखने में टाइम लगता है, या फिर हम सीख ही नहीं पाते हैं। तो यही रहेगा कि आप कम्युनिकेट करिए अपने पहले जनरेशन वालों से, और उनके बारे में जानने की कोशिश करिए, सोशलाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोशलाइज, ये नहीं कि सिर्फ फोन में सोशल मीडिया में आप सोशलाइज करेंगे।
फिजिकली सोशलाइज करिए, लोगों के पास जाइए, लोगों से बातें करिए। एक्सट्रोवर्ट, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो कोई बात नहीं। मैं इंट्रोवर्ट्स को कुछ कह नहीं सकती, वो नेचर होता है उनका, बट स्टिल कोशिश करिए बात करने की और जानने की उनके बारे में, अपने बड़ों के बारे में जानने की कोशिश करिए। अगर दादा दादी नाना नानी से नहीं तो कम से कम अपने माँ पापा से ही शुरू करिए, क्योंकि आज के डेट में सबका शेड्यूल बहुत बिजी होता है और माँ पापा बहुत ज्यादा टाइम दे नहीं पाते हैं बच्चों को। तो यही है कि एक टाइम निकालिए, पर्टिकुलर टाइम बैठिए अपने फैमिली के साथ, बातें करिए उनके साथ। तभी आप में जो जनरेशन गैप है वो गैप कम होगा, गैप हटेगा, और आप सोशल लाइक इस सोसाइटी में भी घुल मिल पाएंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी समझ पाएंगे, सॉल्यूशंस भी दे पाएंगे। बिल्कुल। सनातनी धर्मों में बात की जाए तो कुछ ऐसे बाबा हैं जो अभी भी कुंवारे हैं, कई ऐसे साधु संत हैं जो साध्वी हैं वो भी कुंवारी हैं। बात की जाए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, और भी ऐसे कुछ हैं। तो उन्हीं से जुड़ा, इनसे समाज भी पूछता है, लोग भी पूछते हैं कि बाबा आखिर कब शादी करें। तो ऐसा ही एक सवाल मेरा आपसे भी है कि आपका भी कुछ प्लान शादी ब्याह को लेकर? अभी कब? तो मैं सर बस 21 साल की हूँ, अभी तो काफी समय पड़ा है। ये मानना है कि लोगों को हड़बड़ी में शादी ब्याह के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, बट स्टिल ये है, बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो एज अलग कहती है, बायोलॉजी एज एक दूसरा देती है, सोसाइटी दूसरा एज देती है। तो शादी तब करिए जब आप मेंटली रेडी हो, क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान से शादी नहीं कर रहे हैं, आपकी शादी होती है पूरे परिवार से। जब आप शादी करें, जब आप मेंटली प्रिपेयर हो हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, हर प्रॉब्लम को बिल्कुल। टैकल करने के लिए, हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, तभी शादी करें। और ऐसा नहीं कि लेट हो रहा है या हड़बड़ी है, आपके लिए ऊपर वाले ने जोड़ी बना के रखी है तो इतनी हड़बड़ी नहीं है, आपको भगवान सबसे अच्छी जोड़ी देंगे। और ये कहना चाहूंगी, जो आज के जनरेशन में पेशेंस की कमी है, तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। जो आपको मिलना है वो एकदम सटीक समय पे मिलेगा और आपकी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। तो हड़बड़ाइए मत किसी भी चीज में, चाहे वो शादी ब्याह हो या आप किसी चीज के लिए ट्राई कर रहे हैं, किसी एम को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो कोशिश करते रहिए और ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। उन्होंने जो टाइम तय किया वो आपके लिए बेस्ट टाइम है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलिप्सा पांडा समय देने के लिए। तो नेशन मिरर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ हर हर शंभू भजन गाने वाली सिंगर अभिलिप्सा पांडा, जिन्होंने अपने हर हर शंभू गाने के बारे में बताया और आगामी समय में जो उनका प्लान है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो और अन्य कार्य हो, उसको लेकर उन्होंने विस्तार से बताया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशन मिरर। नमस्कार।